आइए अब हम बात कर लेते हैं सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के बारे में। सेल्स टैक्स में एक रजिस्टर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट है कि आप रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 26 25 में। रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, यानी जिस जो सेल्स टैक्स के निजाम में अपने आप को रजिस्टर करवा चुका है, उसको STRN नंबर, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हो चुका है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है। और कौन रजिस्टर्ड पर्सन है? और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अब एक ऐसा आदमी है जिसे रजिस्टर्ड होना चाहिए लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, तो भी उसे रजिस्टर्ड पर्सन ही तस्वुर किया जाएगा। उसके बाद एक प्रोविजो है, इस प्रोविजो को आप देखें, ये बहुत अहम प्रोविजो है। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड, अब ये उस आदमी के बारे में बात की जा रही है जिसने एक डिफॉल्ट कर रखा है, उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए था लेकिन वो रजिस्टर नहीं हो रहा, तो क्या होगा उसके साथ? प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट। अच्छा देखिए, बेनिफिट होता क्या है सेल्स टैक्स में। देखिए, अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो जब आप सेल्स करते हैं तो अपने कस्टमर को सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए की सेल्स की तो उस पर 18% सेल्स टैक्स चार्ज कर लिया, तो 118 रुपए की इनवाइस बनाते हैं, तो जो 18 रुपए है इसे हम कहते हैं आउटपुट टैक्स, जो आप अपने कस्टमर को चार्ज करते हैं। इसी तरह लेकिन अगर आप इंपोर्ट करते हैं या लोकल परचेज करते हैं तो आपको आपकी परचेजेस पे भी टैक्स लग के आता है। जैसे आपने अपने कस्टमर को चार्ज किया, इस तरह आप भी तो किसी के कस्टमर है ना, तो आप जिनसे परचेज कर रहे हैं वो भी अपनी इनवाइस में आपको चार्ज करके दे रहे हैं सेल्स टैक्स। तो हम सपोज कर लेते हैं आपने 100 रुपए की ही चीज खरीदी, तो आपको भी तो 18% लग के आएगा। तब होता क्या है, हम एज्यूम करते हैं कि आपने 200 रुपए की चीज बेची है, उस पर 18% 36 रुपए हुआ, ये आपका आउटपुट टैक्स कहलाएगा। और आपने वो चीज 100 रुपए की खरीदी थी तो उस पर 18% आपको लग कर आया, ये आपका इनपुट टैक्स होगा। तो अब आप क्या करेंगे, 36 में से 18 माइनस कर देंगे, तो ये आपने बैलेंस पे कर दिया। तो अब ये बेनिफिट क्या है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर लेता है। लेकिन अगर आप लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हैं और आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रहे तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? मींस ड्यूरिंग असेसमेंट नो इनपुट विल बी अलाउड एंड फुल रिकवरी ऑफ आउटपुट टैक्स विल बी मेड। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, आपको एफबीआर ने पकड़ लिया कि भाई आपको रजिस्टर होना चाहिए था, आउटपुट टैक्स चार्ज करना चाहिए था। तो आप बोलेंगे ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैंने कस्टमर से आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं किया, आई एम विलिंग टू पे ऑल द आउटपुट टैक्स, नो प्रॉब्लम, प्लीज आप मुझसे ले लें, डिफॉल्ट सरचार्ज भी ले लें। लेकिन एक मेहरबानी ये करें, जो इनपुट टैक्स मुझे लग के आया है मेरे बिजली के बिल पे या सप्लायर ने जो मुझे लगाया है, तो आप वो माइनस कर दें। तो इस प्रोविजो को ऑफिसर कहेगा भाई इस प्रोविजो की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं आपको माइनस नहीं दे सकता, क्योंकि आप अगर रजिस्टर्ड हो जाते तो आप इनपुट टैक्स माइनस कर लेते, अब आप रजिस्टर्ड नहीं हुए तो आप इनपुट टैक्स माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बात इस प्रोविजो में लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट के लिए तीन बातें फुलफिल होना जरूरी है, तो ही एक आदमी को रजिस्टर होने की जरूरत है, अदरवाइज रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। वो तीन बातें क्या है? सेक्शन 14 डील करता है रजिस्ट्रेशन में। एवरी पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इन पाकिस्तान, यानी एक ऐसा आदमी हो जो टैक्सेबल सप्लाई पाकिस्तान में दे रहा हो, कर रहा हो। क्या मतलब? यानी ऐसा आइटम बेच रहा है जो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स है। अच्छा, अब इसमें चाहे वो स्टैंडर्ड रेट पर हो 18%, चाहे वो रिड्यूस रेट पे हो 5%, 10%, जिसको 18 एट एट स्केड्यूल में बात की गई है, 8वें नंबर की शेड्यूल में जिसके बारे में बात की गई है। और स्टैंडर्ड रेट कहाँ से निकलता है? वो किसी स्केड्यूल से नहीं निकलता, बल्कि सेक्शन नंबर 3 के अंदर स्कोप ऑफ टैक्सेशन में लिखा हुआ है। या फिर वो जीरो रेटिंग पर हो, यानी अगर आप जीरो रेट पर भी कोई सप्लाई कर रहे हैं तो उसको भी टैक्सेबल सप्लाई ही कहा जाएगा। और ये बात यहाँ लिखी हुई भी है, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। मतलब आप ऐसा मत समझें कि अगर एक सप्लाई जीरो रेट है आप उसको बोले भाई ये तो एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं। एग्जाम्प्ट का मतलब है एग्जाम्प्ट, EXEMPT, वो आपको नजर आएगा लिखा हुआ ऐसे अंग्रेजी में टैक्स। लेकिन टैक्सेबल का मतलब ये है कि 18% हो या 5 हो या 10 हो या जीरो। ठीक है, तो एक हमें पहले देखना है कि आपका क्लाइंट है, वो कहता है मुझे रजिस्ट्रेशन करानी है। आप पहले ये देखेंगे, डिपार्टमेंट भी ये देखता है कि क्या आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, आप ऐसी चीज बेच रहे हैं जो जिस पर टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स, या नहीं लगता, नंबर वन। नंबर दो, आपका बिजनेस होना चाहिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय हिम, यानी आपका ये एक बिजनेस होना चाहिए, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। नंबर थ्री, फॉलोइंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। अच्छा, अभी हम कैटेगरीज तो नीचे देख लेते हैं। और फर्दर एक, इफ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। जाहिर सी बात है, अगर एक आदमी रजिस्टर है तो उसको तो अंडरस्टूड सी बात है दोबारा रजिस्टर नहीं होना है। तो अब इसका खुलासा ये निकला कि अगर आप ऐसे आदमी हैं, आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, यानी ऐसा आइटम बेच रहे हैं जिसपे टैक्स होता है, नंबर वन। आप बिजनेस कर रहे हैं, नंबर टू, और आप सप्लाई चेन मेंबर हैं, यानी आप कुछ कोई ऐसा, आपका स्टेटस क्या है देखा जाएगा कि आपका स्टेटस मैन्युफैक्चरर है, क्या आपका रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या है, तो ही हम आपको बताएंगे आपकी रजिस्ट्रेशन होनी है या नहीं। तो अब ये दो बातें तो हो गई, टैक्सेबल सप्लाई और ये टैक्सेबल एक्टिविटी। अब तीसरी बात के अंदर कौन कौन लोग हैं वो हम देख लेते हैं। नंबर वन, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, और अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना है। ठीक है। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन क्या है वो हम अलग से देख लेंगे इंशाल्लाह। मैन्युफैक्चर बनाना, इसकी भी तारीफ है। मैन्युफैक्चरर बनाने वाला, इसकी भी एक अलग तारीफ मौजूद है सेल्स टैक्स में, इंशाल्लाह हम उसको सेपरेटली देख लेंगे। यहाँ से इतना सा कॉन्सेप्ट समझे, मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो चीजों का असेंबल करे, जो मिक्सिंग करे, और जो मतलब बॉटलिंग कर रहा हो, पैकिंग रिपैकिंग कर रहा हो,
दो आइटम्स को लेकर एक नया आइटम बना रहा हो, या आइटम की शक्ल तो तब्दील नहीं हो रही लेकिन इसे डिस्टिंक्टली यूज किया जा सकता हो। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। कार असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग है, शान मसाला, नेशनल मसाला ये मैन्युफैक्चरिंग है, प्रिंटिंग प्रेस ये मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज ये मैन्युफैक्चरिंग है, सीमेंट इंडस्ट्री ये मैन्युफैक्चरिंग है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग ये मैन्युफैक्चरिंग है, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जिसको हम कहेंगे कॉटेज इंडस्ट्री, उसको छूट दी गई है। वो है तो मैन्युफैक्चरर लेकिन उसको कहा है कि भाई तुम भले रजिस्टर नहीं कराओ, कोई बात नहीं। ये कौन लोग हैं? छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं जो घर में सर्फ बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं, और कोई कॉस्मेटिक क्रीम बना रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये कौन लोग हैं? इनका जो टर्नओवर है वो 8 मिलियन से नहीं ज्यादा होता। उनके जो मुलाजमीन है 10 से ज्यादा नहीं होते। उनके पास वो एक रिहायशी इलाके में ऑपरेट कर रहे होते हैं। उनके पास इंडस्ट्रियल गैस या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होता। तो इन लोगों को कॉटेज इंडस्ट्री कहा गया है और इन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर ये रिटेलर की बात हुई। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अगर आप रिटेलर हैं और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और आप टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। अच्छा, रिटेलर का क्या मतलब है? अच्छा, रिटेलर हु इज लायबल टू पे सेल्स टैक्स अंडर दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर। अच्छा, इनको कहते हैं टीयर 1 रिटेलर। टीयर 1 रिटेलर को सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। ये बड़े बड़े आपने देखा होगा शॉपकीपर्स होते हैं जिनके पास पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगा होता है। इसकी एक अलग से डेफिनेशन भी मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ टीयर 1 रिटेलर की। देखें, दो तरह के रिटेलर होते हैं। एक, आप जब मोहल्ले में जाते हैं या थोड़ी बड़ी मार्केट में जाते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं टीयर 1 रिटेलर, वो आपको सेल्स टैक्स वाइज देते हैं। और एक वो रिटेलर होते हैं एक्सक्लूडिंग, ये देखें, एक्सक्लूडिंग सच रिटेलर रिक्वायर्ड टू पे सेल्स टैक्स थ्रू हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब देखें, जो टीयर 1 रिटेलर में नहीं आता उसको उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर सेल्स टैक्स अदा करना होता है। ठीक है। अच्छा, ये कौन से रिटेलर्स होते हैं मैं भी आपको बता। अच्छा, यानी आप यूं देखेंगे, जो टीयर 1 रिटेलर है वो तो सेल्स टैक्स में उसको रजिस्टर होना है। जो टीयर 1 रिटेलर नहीं है उसको सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होना, वो अपने बिजली के बिल के ऊपर टैक्स अदा कर देगा। देखिए, टीयर 1 रिटेलर कौन होता है? टीयर 1 रिटेलर, ये डेफिनेशन दी गई है, ऐसा रिटेलर, ए रिटेलर ऑपरेटिंग एज अ यूनिट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर। ठीक है। तो एक, यानी एक ऐसा स्टोर, एक इसमें बड़ा कर लूं, कोई ऐसा ब्रांड है रिटेल स्टोर में जो, जैसे मेट्रो मैक्रो है, ये एक ऐसी रिटेल चेन है जो नेशनल या इंटरनेशनल है। तो अब मुझे मालूम नहीं, आई थिंक ये इंटरनेशनल है। लेकिन नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, यानी मुल्की सतह पर, मिसाल के तौर पर एक हमने नया ब्रांड बना लिया जो कराची में भी उसका रिटेल स्टोर है, लाहौर में भी है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है। ये अब ये चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स बन गई, ये टीयर 1 रिटेलर कहलाएगा। अच्छा, इंटरनेशनल है तो वो फ्रांस में भी है, जापान में भी है, पाकिस्तान में भी है, तो भी ये टीयर 1 रिटेलर कहलाएगा। फिर ये एक ऐसा रिटेलर जो ऑपरेट करता हो एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में, प्लाजा में, और सेंटर में, एक्सक्लूडिंग कियोस्क। आप नाही स्टोर चले जाएं, आप इम्तियाज स्टोर चले जाएं, ये तो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, रिटेल स्टोर जो है ना, अच्छा, ये नाहिद स्टोर, चेज स्टोर, इसकी एक अलग भी कैटेगरी आ रही है नीचे, हम उसको देख लेंगे। लेकिन ये यहाँ पर जो लोग आते हैं वो लोग आते हैं, मिसाल के तौर पर आप डॉलमेन मॉल कराची चले जाएं। डॉलमेन मॉल कराची क्या करता है? उसने एक फैसिलिटी बनाई हुई है, वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, वो हर दुकान वाले से किराया लेता है। एसी प्रोवाइड किया हुआ है, सेंट्रलाइज एसी है, मॉल है, प्लाजा है। अब वहाँ आपकी जो दुकानें हैं वो सब टीयर 1 रिटेलर है। इसलिए अगर आप डॉलमेन मॉल में चले जाएंगे या बड़े इस तरह के मॉल्स में चले जाएंगे, तो आर्टरी मॉल में जाएंगे, वहां पर हर दुकान वाला टीयर 1 रिटेलर कहलाता है और वो अपने आप को सेल्स में रजिस्टर कराता है। अच्छा, क्योस क्या होता है? आप जब दाखिल होते हैं ना किसी भी बड़े स्टोर में, आपने देखी तो छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे होते हैं। उन स्टॉल्स पे डोनट बेच रहे होते हैं, छोटी ज्वेलरी बेच रहे होते हैं, दुपट्टा बेच रहे होते हैं, फ्रेंच फ्राइज बेच रहे होते हैं। तो इन ये जो क्योस हैं, ये टीयर 1 रिटेलर से आउट है, इनको सेल्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करानी है। फिर एक ऐसा आदमी, एक ऐसा रिटेलर जिसका जो कम्युलेटिव, यानी कि कम्युलेटिव इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग, यानी पिछले 12 महीने के आप बिल को टोटल करें, अगर वो एक्सीड कर जाता है, एक्सीड रुपीज 1200,000 से अगर वो इंक्रीज कर जाता है 12 लाख रुपए से, तो अब ये रिटेलर भी टीयर 1 रिटेलर में आ जाएगा, इसको भी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी अपनी। फिर ये कि ऐसा होलसेलर कम रिटेलर, यानी एक ऐसा आदमी है जो होलसेल भी करता है। होलसेल क्या होता है? बल्क सप्लाई करते हैं। और रिटेल क्या होती है? एंड कंज्यूमर को बेचता है। इंगेज इन बल्क इंपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स ऑन होलसेल बेसिस टू द रिटेलर एज वेल एज ऑन रिटेल बेसिस टू द जनरल पब्लिक। अच्छा, देखो, होलसेलर क्या करता है? होलसेलर बल्क सप्लाई करता है। अब ऐसा होलसेलर जो बल्क सप्लाई भी कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, और एंड कंज्यूमर को भी बेच रहा है, तो उसको भी टीयर 1 रिटेलर में कंसीडर किया जाएगा और उसको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। फिर ये कि एक ऐसा रिटेलर, a retailer who has acquired point of sale for accepting payment through debit or credit card from banking companies or any other digital payment। अच्छा, अब फिर ये एक ऐसी बात कर दी, अब मिसाल के छोटी सी दुकान वाला है, उसके पास अगर डेबिट क्रेडिट एक्सेप्टेंस मशीनें हैं, तो उसको भी कह दिया भाई आप भी टीयर 1 रिटेलर हो, आपको भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। फिर टीयर 1 रिटेलर कौन होता है? अब मिसाल के तौर पर यहाँ एक छोटी सी दुकान वाला है, वो मेडिकल स्टोर वाला है। अब वो कंपनी आईसीआई से, इंडस से, हुरा फार्म, बहुत सारी कंपनी से मेडिसिन लेता है और वो अपने पास रखता है और बेचता है। एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो भी रिटेलर होता है। अब आपको मालूम है कि 236G और 236H इनकम टैक्स में एक कॉन्सेप्ट है कि जहां पर इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर जो है आगे होलसेलर्स को टैक्स लगा रहे होते हैं, एडवांस टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, और होलसेलर
दूसरे होलसेलर या रिटेलर से टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। 236H रिटेलर से लिया जाता है, 236G होलसेलर से लिया जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर इमीडिएटली यानी पिछले 12 सालों में, सॉरी 12 मंथ के अंदर, प्रीसीडिंग 12 कंसेक्यूटिव मंथ, ठीक है, यानी पिछले 12, आप यूं नहीं जुलाई से जून नहीं लेना है, यानी आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े होकर उससे पिछले 12 महीनों को लें। अगर उस 12 महीनों के अंदर आपका जो एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है, जो सप्लायर ने आपसे इनवाइस में कलेक्ट किया है, अगर वो एक्सीड कर जाता है एक थ्रेश होल्ड लिमिट से, अच्छा इसकी लिमिट बयान की गई है एक डिफरेंट ऐसा उसमें सर्कुलर में या एसआरओ में, वो है 1 लाख रुपए। अगर 1 लाख रुपए आपका टैक्स कट, एडवांस टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है सप्लायर्स की तरफ से, तो बस आपको एफबीआई का नोटिस आ जाएगा और आपको भी टीयर 1 रिटेलर में शामिल होना पड़ेगा। इसलिए ये क्यों किया है, ताकि जितने रिटेलर्स हैं उनको परेशानी लाहिक हो जाए कि भाई हमारा एडवांस टैक्स, अच्छा इसमें एडवांस टैक्स में भी आपको पता है फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट है। एक तो वो बचना चाहते हैं हमें ज्यादा टैक्स ना लगे, 0.1 लगे या जो भी उसके रेट्स हैं, 2.5 है नॉन फाइलर का आई थिंक, और फाइलर का 0.25 है, जो भी रेट्स है, मेरी अलग सेपरेट वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। तो एक तो ताकि वो फाइलर बन जाए, और फिर उन्हें खौफ हो कि हम टीयर 1 रिटेलर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इसको यहाँ पे डाला है ताकि इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे फाइलर बने। तो मैं बता रहा था ये टीयर 1 रिटेलर है। तो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि रजिस्ट्रेशन किसको करानी है, तो ये टीयर 1 रिटेलर जिनकी मैंने आपको लिस्ट बताई है, इनको सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करानी है, बाकियों को नहीं करानी। आप उनके बिल पे देखेंगे तो बिल के अंदर सेल्स टैक्स उनसे रिसीव कर लिया जाता है। फिर ये कि अगर आप इंपोर्टर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी है। अच्छा फिर आप ये कहेंगे कि ऐसा इंपोर्टर, अच्छा वो आगे आ जाएगा वैसे, लेकिन मैं कनेक्ट करा दूं कि एक ऐसा इंपोर्टर भी तो हो सकता है जो टैक्सेबल सप्लाई ना कर रहा हो। जुनेद भाई आपने तो ऊपर कहा है कि भाई टैक्सेबल सप्लाई हो, लेकिन ऐसा इंपोर्टर है जो आइटम ये एग्जाम मंगा रहा है। ठीक है, अगर एग्जाम आइटम मंगा रहा है और एग्जाम वो लोकल सप्लाई भी उसके एग्जाम है, यानी कि 6 कैजुअल के फर्स्ट टेबल में वो आ रहा है, तो फिर हम क्या करें, क्या इंपोर्टर को रजिस्टर नहीं होना है? असल में उसको रजिस्टर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखें एक और बात यहाँ लिखी गई है, पर्सन नॉट एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं भी करते, हालांकि ऊपर सबसे पहले तो लिखा था कि टैक्सेबल सप्लाई करनी चाहिए, लेकिन यहाँ का है अगर आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं भी कर रहे पाकिस्तान में, लेकिन आपको इफ टू बी रजिस्टर्ड फॉर मेकिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, लेकिन आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करनी है, और अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट और एनी फेडरल लॉ में। अब इसका खुलासा ये है कि आप भले टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन आपको किसी दूसरे कानून की वजह से, मसलन कस्टम्स के कानून की वजह से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की वजह से कोई रजिस्ट्रेशन करानी है, मैंडेटरी है, भले आपका आइटम एग्जाम्प्ट हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करानी है। जाहिर है अगर मैं एक आइटम एग्जाम्प्ट इंपोर्ट कर रहा हूं तो मैं तो इंपोर्ट कर ही नहीं सकता जब तक कि मेरी जो है सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन ना हो, पीएसडब्ल्यू की रजिस्ट्रेशन ना हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन ना हो। तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो हमें मीट करनी है, भले मेरी टैक्सेबल सप्लाई ना हो। ये एक उसकी मिसाल है। अच्छा आप एक्सपोर्टर हैं, अब एक्सपोर्टर को मिसाल के तौर पर, चलें ठीक है हम ये बात कर सकते हैं, एक्सपोर्टर को तो रिफंड लेना होता है, यहाँ पे आ गया जैसे कि, जैसे इंपोर्टर क्लियर हो गया। उसके बाद एक ऐसा एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर जो बंदा जो अच्छा जब बंदा एक्सपोर्ट करता है, जब वो माल खरीदता है तो उसको तो इनपुट लग के आता है, तो इनपुट जाया हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि एक्सपोर्टर आप जो हो फिफ्थ कैजुअल में हो, आपकी जो एक्सपोर्ट है वो जीरो रेटिंग है। अब जीरो रेटिंग और एग्जाम में ये फर्क होता है, अगर आप जीरो रेटिंग है तो आपको इनपुट सारा रिफंड हो जाता है, आप अगर एग्जाम सप्लाई है आपकी तो आपका इनपुट जाया हो जाता है। तो एक्सपोर्टर को कहा आप जीरो रेटिंग में हो, लिहाजा आपका जितना इनपुट है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस ऐसे एक्सपोर्टर को जो ये काम करना चाहता है, रिफंड लेना चाहता है, इसे भी रजिस्टर होने की जरूरत है। लेकिन अब एक आदमी को रिफंड नहीं लेना, या उसकी सप्लाईज ऐसी हैं जिसमें इनपुट कोई खास नहीं है, लेकिन उसको फिर भी रजिस्टर होना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी एक्सपोर्ट ही प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा फिर क्लॉज एफ के अंदर उन लोगों के बारे में बात की गई है जो भले जिनको सेल्स, उनका आइटम कोई ऐसा है जो एफईडी लॉ के अंदर रजिस्टर होना चाहिए था, लेकिन उनको फिर भी सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन होने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसा आइटम है, कुछ ऐसे आइटम थे जिनको एफईडी लगता था लेकिन सेल्स टैक्स मोड में लगता था, यानी था तो वो एफईडी, लेकिन उसका सारा तरीकाकार कैलकुलेशन का ऐसा ही था जैसे कि सेल्स टैक्स का होता है। तो इसी तरह कोई प्रोविंशियल लॉ, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी सर्विस ऑर्डिनेंस, आपको आप इस्लामाबाद में सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन उसकी रिटर्न आप कहाँ भरेंगे? कोई अलग पोर्टल थोड़ी है, पोर्टल तो आपका मेन है जो सप्लाईज वाला है, एफबीआर का मेन आईआरएस पे जो सेल्स टैक्स रिटर्न जाती है। तो आप वहाँ हालांकि सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे कानून की वजह से आपको रजिस्टर होना पड़ रहा है, तो भी आपको रजिस्टर होने की जरूरत है। तो बस यहाँ कुछ ये बातें की गई हैं। फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता कैसे है, क्या डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, एप्लीकेशन कैसे जाती है, फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होगी, और 350 जो एसआरओ आया उसकी क्या एप्लीकेशन है, वगैरह वगैरह। तो उसकी उसकी बातों को रूल 5 से, रूल 5 है सेल्स टैक्स रूल 2006 का, उसके अंदर बात की गई है, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज रजिस्ट्रेशन के बारे में एक ओवरव्यू देना था जो कि मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चाहते हैं आप सेल्स टैक्स की कमांड हासिल करें और इसको मुकम्मल तरीके से सीखें और आप प्रैक्टिस करें, तो आप इनरोल हो सकते हैं हमारे सेल्स टैक्स के मॉड्यूल 1 में, जिसकी कोर्स आउटलाइन आप जाकर देख सकते हैं www.incometaxstudio.com।